जय श्री राम के नारे लगा करके वहां उनका पूरा घर लूट लिया गया, सारा सामान जला दिया गया और पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी रही। भगवा जिहाद या भगवा आतंकवाद ला रहे हैं और उनको पूरा फ्रीडम दे रहे हैं कि आप ये सब करिए और हम आपके साथ हैं। हिंदू मुस्लिम तो ये कतई नहीं था, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसको हिंदू मुस्लिम का रंग ना दिया जाए। जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है, चाहे वो तरुण था या उसके दोस्त थे या उसकी फैमिली के लोग थे या ये उमरदीन की फैमिली थी, इन दोनों में से जिसने भी लिया वो गलत किया, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। पड़ोस में कई बातों को लेके मतभेद होता रहता है और इनके परिवारों में पहले से मतभेद चल रहा था, कभी पार्किंग को लेके, कभी किसी चीज को लेके, बहुत सारी इनकी आपस में स्टोरीज हैं जो झगड़ा बताती है पुराना था। क्योंकि होली का दिन था, लोगों ने पी खा रखी थी, उस वजह से वो झगड़ा थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया, एक्सट्रीम तक पहुंच गया, एक बच्चे की मृत्यु हो गई। अगर इनका छज्जा बड़ा हुआ था तो तरुण का भी तो बड़ा हुआ है। अगर एमसीडी को तोड़ने के लिए कोई नोटिस नहीं चाहिए, कोई किसी का कुछ नहीं चाहिए, जो मैंने देखा था मीडिया में, आप लोगों ने ही बयान दिखाया था कि एमसीडी को कुछ नहीं चाहिए होता इलीगल तोड़ने के लिए, तो फिर तरुण का क्यों नहीं तोड़ के गई? ये झगड़ा शुरू होने से पहले ही पीसीआर कॉल हो गई होती और पुलिस आ जाती तो इस एक्सट्रीम तक जाता ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। उत्तम नगर तरुण केस ने काफी एक नया रुख ले लिया है, तो इसी के चलते मेरे साथ जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं एडवोकेट जितेंद्र कुमार जी, उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस केस को किस तरीके से देखते हैं और जो मुस्लिम फैमिली है वो उनका केस संभाल रहे हैं, उनकी तरफ से, मुस्लिम परिवार की तरफ से इनका क्या पक्ष है, किस तरीके से ये पूरा एंगल देखते हैं, क्या लीगली ये कैसे सोचते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, लीगली और धर्म से भी इस मामले को काफी ज्यादा जोड़ा जा रहा है और अब तो एक एंगल निकल के ये भी आ रहा है कि पुरानी रंजिश भी थी, इसी के चलते 4 तारीख को जो हिंसा थी वो बहुत ज्यादा भड़क गई, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये सारा वाकया जो हुआ वो एक दो परिवारों के झगड़े में उसको ये सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है। हिंदू मुस्लिम तो ये कतई नहीं था, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसको हिंदू मुस्लिम का रंग ना दिया जाए। दो पड़ोसी थे, पड़ोस में कई बातों को लेके मतभेद होता रहता है और इनके परिवारों में पहले से मतभेद चल रहा था, कभी पार्किंग को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, बहुत सारी इनकी आपस में स्टोरीज़ हैं जो झगड़ा बताती है पुराना था। और उस दिन क्योंकि होली का दिन था, लोगों ने पी खा रखी थी, उस वजह से वो झगड़ा थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया और वो इस एक्सट्रीम तक पहुंच गया कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई। तो आपको लगता है कि आपने जैसे अभी खुद बोला कि वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे 4 तारीख को पहुंच गया था कि एक लड़के की मृत्यु हो गई, झगड़ा कितना भी ज्यादा हो, आपको लगता है किसी की जान लेना सही है या फिर लीगली एक्शन को लेना चाहिए था अगर पुरानी रंजिश थी तो? देखिए, लीगली तो दोनों के पास ऑप्शन थी और दोनों ने ही पीसीआर कॉल की है, दोनों तरफ से पीसीआर कॉल हुई है। मुस्लिम जो मैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उमरदीन की फैमिली, उन्होंने पहले की है और उसके काफ़ी देर बाद इन्होंने भी की है जब इनको चोटिल हो गए। शुरुआत में वो चोटिल हुए थे तो डेफिनेटली उनकी पहले कॉल गई। और ये झगड़े के अंदर जिस टाइम झगड़ा होता है, एग्रेशन इतना हो जाता है, उस टाइम पे किसको क्या समझ आता है ये उनके विवेक पे है। हो सकता है अगर ये झगड़ा शुरू होने से पहले ही पीसीआर कॉल हो गई होती और पुलिस आ जाती तो इस एक्सट्रीम तक जाता ही नहीं। तो ये दोनों ही पक्ष से गलती हुई है, जो जिन्होंने भी कानून को हाथ में लिया है, चाहे वो तरुण था या उसके दोस्त थे या उसकी फैमिली के लोग थे या ये उमरदीन की फैमिली थी, इन दोनों में से जिसने भी लिया वो गलत किया, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने कभी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश अभी तक नहीं की है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं था, इसको मजहबी रंग सिर्फ कुछ रीज़न से दिया गया है। इसको मजहबी रंग देने के पीछे आप ये समझिए कि एक तो बजरंग दल बेसिक रीज़न रहा, दूसरा इनके वकील साहब वो रीज़न रहे। वो परिवार इतने ज़्यादा सदमे में है, आप ये समझिए, मैं नहीं मानता कि और 30 दिन या 60 दिन भी वो अपनी सेंसेस में लौट पाएंगे। उनको क्या समझाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उनका आघात इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता कि वो अपनी सेंसेस में है। जो भी चीज़ वो बोल रहे हैं, कौन सिखा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब जो बताया जाता है वो बोल देते हैं। उनको लालच दिया गया कि आपके बेटे को 1 करोड़ रुपए मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, आप ऐसा ऐसा बोल दीजिए, और वो बोल रहे हैं। और उनके वकील साहब खुल के मीडिया में बोल रहे हैं कि हम 1 करोड़ और सरकारी नौकरी की डिमांड रख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर तकरीबन जहाँ तक मैं जानता हूँ, हर रोज़ 2 से 4 मर्डर होते हैं, 2, 5, 7 मर्डर जो भी हो रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंटली हो रहे हैं, चाहे जैसे भी हो रहे हैं। अगर सरकार इस ढंग से सबको नौकरियाँ देने लग गई,
बांटने लग गई तो मेरे को लगता है कि सरकार के अंदर सब वही लोग होंगे, सब नौकरियां उन्हीं को चली जाएंगी। जो प्रोविज़न है हमारी गवर्नमेंट के अंदर कि किसी संप्रदाय द्वारा सांप्रदायिक दंगा हो जाए उसके अंदर नौकरी मिल सकती है, वो प्रोविज़न को पैदा करने के लिए ये सारी कहानी की गई है कि किसी ढंग से उस परिवार को एक नौकरी और 1 करोड़ का जो मुआवजा मांगा जा रहा है वो मिल जाए। तो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ उससे जो समझ आ रहा है वो यही आ रहा है कि इसलिए शायद हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है कि एक बड़ा अमाउंट और एक सरकारी नौकरी मिल जाए। वो सीएम साहिबा की समझ है, वो क्या देना चाहती हैं, किसको देना चाहती हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं उनको वो फॉलो करनी होगी, और झगड़े में डेथ में तो वो नहीं दे सकती। तो इसीलिए शायद ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये झगड़ा नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम का दंगा था या जो भी था, वो उस ढंग से नैरेटिव सेट किया गया है। मुस्लिम परिवार हैं उनका ये कहना है तरुण को लेके कि तरुण जो है हमारे परिवार की मुस्लिम बहनों के साथ छेड़छाड़ी करता था और रात को 11 बजे वो बाइक पे अकेला नहीं आया था और भी लोग आए थे उसके साथ। वहीं दूसरी जो तरुण की फैमिली है वो उनके इस बयान से बिल्कुल डिनाई कर रही है। उनका कहना है कि हमारा लड़का रात को 11 बजे अकेला ही आया था बाइक पे, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, और उनका कहना है ना तो कोई छेड़छाड़ी करता था और ना ही किसी भी तरह का उसका ऐसा व्यवहार था महिलाओं की तरफ, लड़कियों को लेकर तरफ जो कि नेगेटिव हो। देखिए, लड़के की मौत हुई है, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने से मैं माफ़ी चाहूँगा। जिस बच्चे की मृत्यु हो चुकी उसका अब कैरेक्टर असैसिनेशन करें, उसके बारे में बात करें, वो अच्छा नहीं लगता है। बाकी वो कैसा था पर्सनल लाइफ में, जो भी था, वो चीज़ें तो देखिए मेरे से ज़्यादा वहाँ के लोग जानते हैं, जो उनके परिवार के हैं या आस पड़ोस के लोग हैं। आप ये सवाल उनसे पूछेंगे तो आपको एक प्रॉपर आंसर होगा। मोस्टली जहाँ तरुण जिस जिम में जाता था जिम करने, वहाँ के लोग और जो स्थानीय लोग हैं उनके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिमार्क्स आए कि छेड़ाछाड़ी उस लड़के की किसी भी तरीके की नहीं थी। देखिए मैडम, मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहूँगा। वो बच्चा अब इस दुनिया में रहा नहीं, वो छेड़ता था या नहीं छेड़ता था, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उस बच्चे की जो उस झगड़े में मौत हुई है वो एक दर्दनाक हादसा था और उनके परिवार को ऊपर वाला एक शक्ति दे इस चीज़ से निकलने की, इस हादसे को सहने की। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, वो पर्सनल लाइफ में जैसा भी रहा हो, वो छेड़े या ना छेड़े, वो तो अगर करता था तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स होंगी ना, तो वो तो पुलिस का काम है, वो अपने आप निकालेगी। हमारे को उससे, मेरे केस में कोई मैटर नहीं करेगा कि उसका कैरेक्टर मैं असैसिनेट करके और सारी चीज़ें बनाऊं। झगड़ा हुआ था, झगड़े में चोट लगी थी, चोट दोनों पक्षों को लगी थी। मुसलमान के पक्ष के 5 लोग थे, उमरदीन की फैमिली के, और इनकी फैमिली के 2 लोग थे, जिनको डीसीपी साहब ने पहले दिन ही बताया कि ये एक आपसी लड़ाई थी पड़ोसियों की, इसको मजबी रंग ना दिया जाए। और उस चीज़ को ना सुन करके सब मीडिया चैनल्स ने उसको हिंदू मुस्लिम दिखा करके बहुत बुरी तरह प्रोजेक्ट किया और इस लेवल तक आ गया कि राष्ट्रीय न्यूज़ बन गई। राष्ट्रीय न्यूज़ के अंदर आप ये देखिए कि हर आदमी ये देख रहा था कि ईद के दिन पे दंगे ना हो जाएं। बहुत लोगों को पुलिस ने रोका भी और बहुत लोग आए भी। मैंने भी आप लोगों के चैनल्स पे ही देखा है कि बहुत लोग वहाँ आए और जय श्री राम के नारे लगे, होली का रंग खेला गया। ये सब जो चीज़ें की गई ये सिर्फ उसी नैरेटिव से, और उस नैरेटिव को अगर हम देखें तो उसके सिर्फ 2 उद्देश्य निकलते हैं। पहला उद्देश्य तो ये था कि देश का सौहार्द बिगाड़ा जाए, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराया जाए। और ये जब भी होता है तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि कहीं ना कहीं इलेक्शन आ रहे हैं या हो रहे हैं। तो ये तो जब भी आप कोई भी ऐसी न्यूज़ देखें जो हाईलाइट की जा रही है उसका सीधा सा मतलब है, पहले आप देख लीजिए कि देश में कहीं इलेक्शन तो नहीं हो रहा, कहीं होने वाला है या हो रहा है, तो आप समझ जाइए ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है। दूसरा, उस परिवार को हो सकता है कि इस ढंग से सेट किया गया हो, इस ढंग से समझाया गया हो कि भाई अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम करते हैं तो आपके बेटे को मुआवजा और साथ में नौकरी आपके दूसरे बेटे को मिल जाएगी। तो मे बी इट माइट पॉसिबल कि वो शायद इसीलिए इस ढंग के बयान या जो भी दे रहे हैं, क्योंकि मैं उस परिवार के किसी भी शख्स को ये नहीं समझता कि वो अपनी सेंसेस में आज के दौर में होंगे, तरुण की फैमिली के। क्योंकि जिस घर से एक जवान मौत होती है उस घर का वो आघात इतना आसान नहीं होता कि 2-4 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं और नॉर्मल चीज़ें करें। वो अगर कोई भी बयान देंगे, जैसे उनका एक भाई हैं शायद तरुण के, उनका बयान मैंने कल देखा था, तो उसमें वो एनकाउंटर की डिमांड कर रहे हैं।
ठीक है, और उनकी मदर भी डिमांड कर चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए एक भावनात्मक चीज़ें हैं, वो एक भावना के तहत, क्योंकि उनके बच्चे की मृत्यु हुई है तो वो ये चीज़ें बोल रही हैं, बोल सकती हैं, उनका अधिकार है भाई, उनकी सोच है। इस टाइम पे जिसके घर से कोई गया होगा तो वो ऐसी सोच के साथ बोलेगा, और वो अपार्ट फ्रॉम हिंदू मुस्लिम, किसी भी माँ का अगर बेटा जाएगा तो वो यही कहेगी कि मेरे बेटे के हत्यारों को गोली मार दो। तो उन्होंने भी कहा, मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगा, मुझे उसमें वो नहीं लगा, क्योंकि वो अपनी सेंसेस में है ही नहीं। तो वो कुछ भी बयान दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कह रहे हैं, उसको इतना तूल ना दिया जाए इस टाइम पे। और मेरी सबसे हाथ जोड़ के आज भी निवेदन है, चलिए ईद तो निकल गई है, लेकिन अभी नवरात्रे के त्यौहार चल रहे हैं, रामनवमी आने वाली है, उस दिन भी ऐसी कोई घटना ना हो और ना देश का सौहार्द बिगाड़ा जाए। हिंदू मुस्लिम यहाँ हमेशा से साथ रहे हैं, आगे भी साथ रहेंगे, तो उस चीज़ को आप हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखना बंद कर दें। आपसे दो आखिरी सवाल, आपके नज़रिए में और जितना आपने इस केस के बारे में पढ़ा और जाना, आपके नज़रिए में दोनों फैमिली विक्टिम फैमिली हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल हैं। आपने खुद देखा होगा, जय श्री राम के नारे लगा करके वहाँ उनका पूरा घर लूट लिया गया, सारा सामान जला दिया गया और पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी रही। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जो हमारे देश की पूरे प्रशासन को एक तरह से धत्ता बिठाते हुए आप ये उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, एक भगवा जिहाद या भगवा आतंकवाद ला रहे हैं और उनको पूरा फ्रीडम दे रहे हैं कि आप ये सब करिए और हम आपके साथ हैं। क्यों भाई, इस देश में कानून है ना, कानून के तहत आप कोई भी काम करते गलत नहीं था। बुलडोज़र चलना कानूनी नहीं था, वो गलत मॉडल है, क्योंकि जितना भी बुलडोज़र चलता है देश में वो हिंदू और मुस्लिम का एंगल देख करके चलता है। उसी समय जिस समय तरुण की हत्या हुई या मौत हुई या जो भी हुआ, वो तो मैटर ऑफ ट्रायल है, जब निकलेगा तब पता चलेगा कि एक्सीडेंटल डेथ थी या किसी ने जान के प्लान करके मारा था। वो चीज़ों को मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, पर मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि उसी दिन पालम में भी एक बच्चे की मौत हुई, जिसका नाम शायद वो यादव था, और क्योंकि उसको मारने वाले हिंदू थे तो उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। उसी समय लखनऊ में एक सूरज नाम का बच्चा था जिसकी डेथ हुई, क्योंकि उसने एक ब्राह्मण को हैप्पी होली बोल दिया, उस बच्चे को मार दिया गया। वहाँ तो बाबा जी का बुलडोजर फेमस है और ताबड़तोड़ वो इंस्टेंट वो करते हैं, सब लोग जो दिखा रहे हैं कि वो तो 72 घंटे में उसको मार दिया, फलाना कर दिया, एनकाउंटर कर दिया। तो ये सब सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों होता है, ये हिंदू के लिए क्यों नहीं होता है? अगर आप न्यायप्रिय हैं, न्याय संगत हैं, तो आपका न्याय सिर्फ एक तरफ ही क्यों है? दूसरी कम्युनिटी या दूसरी कोई भी कौम है उसके लिए आप बायस क्यों हैं? आप क्यों नहीं एकदम से तत्काल एक्शन लेकर के उस सूरज को न्याय दिलाते? आप क्यों नहीं पालम के जिन लोगों ने मारा है उन हत्यारों के घर पे बुलडोजर चलाते? तो ये जो एंगल है, जो ये लोगों का आज प्रोस्पेक्टिव बना रहे हैं पूरे देश में कि मुसलमान को बी टाइप का सिटीजन बना दिया है, जिनके अख्तियार सारे छीन लिए गए हैं, और हिंदू जो है वो ए टाइप का है, उसको सारे ऐसे राइट्स मिल गए हैं। अभी मैंने पीछे देखा था कि योगी जी के राज में उन्होंने क्या किया कि कहीं भी कोई दंगा होता था तो वो मीडिया से फ़ोटो निकालते थे, वो फ़ोटोज़ निकाल के वो चौराहों पे चिपका देते थे, चिपका करके उनके घर फिर मार्क किए जाते थे और वहाँ पे बुलडोज़र भी चले, सब कुछ हुआ। तो साहब वहाँ भी सिर्फ मुसलमान के घर ही क्यों चला? वहाँ क्या सब उपद्रवी मुसलमान ही होते हैं देश में? हिंदुओं का तांडव तो पूरे देश ने देखा ना। जय श्री राम के नाम से लेकर के आप एक घर के अंदर बुलडोजर चलने से पहले लोग चढ़ के उस घर को तोड़ रहे हैं, वो कौन सा न्याय था भाई? वहाँ पे क्यों मोदी जी या ये सब लोग नहीं आते हैं और क्यों नहीं देखते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है? तो जो एक आंख से न्याय हो रहा है, एक आंख में हिंदू बिठाया, एक में मुसलमान, और मुसलमान का कोई भी काम होगा तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन होगा और हिंदू के लिए आंख बंद कर ली जाएगी। ये बहुत गलत है, ये हमारे देश के लिए बहुत गलत है, पूरी दुनिया में जो मैसेज जा रहा है वो गलत जा रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल ये, आपको लगता है कि हमारी जो दिल्ली पुलिस है, हमारे यहाँ का जो प्रशासन है वो काफ़ी ज़्यादा लचीला है? क्योंकि होली एक सेंसिटिव त्यौहार है, क्योंकि नॉर्मली छेड़ाछाड़ी या चोरी चकारी होती रहती है होली पे, बहुत आम बात है। अगर उत्तम नगर में उस दिन पुलिस एक्टिव होती, पीसीआर सीसीटीवी कैमरा एक्टिव होता, रेकी हो रही होती, तो ये मामला इतना आगे बढ़ता ही नहीं। और अगर पुलिस कॉल करने के बाद टाइम पे आ जाती तो ना तो किसी की मृत्यु होती और ना ही कोई मारपीट में घायल जख्मी ज़्यादा हो जाता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पुलिस का रवैया इस केस में सस्पिशियस है और
ये इट माइट पॉसिबल। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि उस दिन होली का दिन था और होली के दिन हर गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि इतना पुलिस बल तो हमारे यहाँ है नहीं कि एक आदमी पे एक पुलिस वाला बिठा दो, कम से कम कई हज़ारों पे एक पुलिस वाला है। तो उस रेशियो से अगर देखें तो हो सकता है कि पुलिस की अपनी मजबूरी रही हो, वो दूसरी जगहों पे एंगेज रही हो और झगड़ों को सॉल्व कर रही हो और उस टाइम पे वहाँ लेट इस कारण से पहुँची हो। लेकिन जो दोनों परिवार हैं उनके घर से उत्तम नगर पुलिस चौकी मात्र 5 से 7 मिनट की दूरी पे है। अब ये तो देखना पड़ेगा ना मैडम कि कितने बजे कॉल हुई थी और कितने बजे पुलिस पहुँची। जितने भी हमने लोगों से आस पड़ोस के लोगों से बात करी, तरुण की फैमिली से बात करी, उन्होंने ये बोला कि 12 बजे से लेकर ये कृत्य रात तक शुरू हुआ है क्योंकि हमारे बच्चे को रात में मारा गया है। लेकिन मारने के बाद ही उसकी पुलिस 1-1.5 घंटा बाद में आती है और तब तक बच्चा दम तोड़ चुका होता है। दोपहर में भी कॉल करेगा लेकिन पुलिस नहीं आई, चाहे दोनों परिवारों में से करे गए हों, लेकिन किसी भी तरीके का लीगल एक्शन और कानूनी तरीके से पुलिस वहाँ पर नहीं पहुंची हुई नजर आई थी। नहीं, इसमें मैं थोड़ा करेक्शन करूँगा मैडम आपको। दोपहर में वहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। वहाँ जो ये नैरेटिव सेट किया गया था वो मैंने आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि ये सारा नैरेटिव इसलिए सेट किया गया था कि पहले झगड़ा हुआ फिर घात लगा के मारा, ये सब जो कहानियाँ बनाई गई थी अब उसकी हवा निकल चुकी है। और उनके फादर ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि झगड़ा रात को 10:30 बजे ही हुआ, उससे पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ था। और 6:30 बजे तरुण अपने दोस्तों के साथ होली मनाने गया। अब ये आप भी समझदार हैं कि 6:30 बजे के बाद कौन सी होली कैसे मनती है, मुझे बार बार उस चीज़ को बोलना नहीं चाहिए। और वो चीज़ को जब मैं 5-7 दोस्तों में बैठा हूँ और अगर मेरे परिवार से कोई फ़ोन आएगा तो डेफिनेटली मैं दोस्तों के साथ ही जाऊँगा, तो मैं अकेला तो नहीं जाऊँगा। और वो भी अगर घर से झगड़े की बात आएगी या जो भी आया था फ़ोन, वो तो CDR से पूरा निकल ही आएगा कि कितने बजे फ़ोन आया, कितने बजे तरुण पहुंचा, कैसे पहुंचा, साथ में थे लोग या नहीं थे। CCTV फुटेज आजकल जगह जगह कैमरे लगे हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि दोपहर में झगड़ा हुआ और उसके बाद रात को दोबारा झगड़ा हुआ, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोपहर में PCR की कोई कॉल किसी ने भी नहीं की थी, ना कोई झगड़ा हुआ था। झगड़ा रात के 10:30 बजे हुआ है। वो महिला शहरी का सामान लेकर के घर वापस जा रही थी। वहाँ पे अरुण नाम का एक लड़का, प्रिंस नाम का इनका कोई रिलेटिव है, वो और 4-5 लोग बैठे थे, शराब पिए हुए थे, बदतमीजी उन्होंने शुरू की, चाहे वो गुब्बारा मारा या जो भी किया होगा, वो सारी चीज़ें तो मैटर ऑफ फैक्ट है दिखेंगी। वो चीज़ से शुरुआत होते होते ये इस अंजाम तक पहुंचा कि एक मौत हो गई और बाकी 5-7 लोग घायल हुए टोटल। आप ये समझिए कि आपने जैसे अभी कहा कि वो बच्चे की मृत्यु पहले हो गई, पुलिस बाद में पहुंची, ऐसा नहीं था। शुरुआत में 7 लोग जख्मी थे, 7 लोगों को पुलिस लेके गई है, दीनदयाल हॉस्पिटल में एडमिट किया है, 7 का वहाँ उपचार हुआ। वहाँ जाकर के बाद में पता चला कि उस बच्चे की हालत नाजुक है और उसकी मृत्यु उसके बाद होती है। तो जिस टाइम वो हॉस्पिटल गया था वो जीवित था और उसका भी सर में चोट थी, बाकी लोगों के भी सर में चोट थी, सब लोग गए थे। अब एक्सीडेंटली उसके ऐसी किसी जगह चोट लग गई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, लेकिन इंटेंशनली डेथ थी ऐसा नहीं है। तो जो बयान तरुण की फैमिली से सामने आ रहे हैं कि जो ये बयान आया है दोपहर वाला, वो तरुण की फैमिली की तरफ से आया कि 20 से 25 लोग घुसे और उनके पापा की आंख फोड़ दी गई, जो चाचा है उनका सर फाड़ दिया गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। ऑन कैमरा भी खैर वो सामने आए हैं जब उनके पूरे बॉडी पार्ट्स में ये चोटें पहुंची हुई थी। तो ये बयान आपको लगता है कि सही है? क्या वो सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि इतने लोग घुसे थे और मारपीट करी उन लोगों ने? आप एक चीज़ समझिए, मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि वो लोग किसके इन्फ्लुएंस में हैं और कौन क्या बुलवा रहा है। उस परिवार को मैं बिल्कुल भी इस टाइम पे किसी भी चीज़ का कसूरवार नहीं कह सकता कि झूठ सच से वो बहुत दूर हैं। उनको इस समय दे आर नॉट इन देयर सेंसेस, उनकी कंडीशन ये है ही नहीं। और कोई भी कितना भी कहे कि वो अपनी सेंसेस में है, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जवान मौत का दुख क्या होता है, इवन आई नो दैट। तो वो सारी चीज़ें जो हुई हैं और जो हो रही हैं इस टाइम पे, जो आदमी उनको जो समझा रहा है, चाहे उनका वकील हो या और कोई हो, वो उस ढंग की बातें कर रहे हैं। एक चीज़ देखिए, आपने देखी होगी कि एक अभी SC/ST एक्ट इम्पोज किया गया है, ठीक है, और उसमें रीज़न लगाया गया है कि खटीक बोल करके मारा, ठीक है। अगर खटीक बोल करके मारा तो मेरे हिसाब से अब जितने चैनल हैं जिन्होंने भी तरुण का इंटरव्यू किया है या परिवार का वो किया है, उन सब ने तरुण खटीक चलाया है लिख करके। मैंने खुद देखा है कि तरुण खटीक ऐसे बहुत जगह मैंने आपके मीडिया चैनल्स में देखा है। तो वो सब चैनल्स पे फिर SC/ST एक्ट लग गया। और खटीक एक
वो उपनाम है जो वो यूज़ करते हैं, उसमें SC/ST एक्ट इम्पोज नहीं होता है, लेकिन वो किया गया है। तो यानी आप ये समझिए प्रशासन पूरा बायस है। अभी भी उसका वकील साहब को मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि हम पॉक्सो लगाएंगे। भाई तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी सरकार है, तुम तो सत्ता में हो, जो मर्जी लगाए जाओ। वो सिद्ध करोगे कैसे, ये तो सोच लो। और इसीलिए वो पिछले 15 दिन से सिर्फ बोल रहे हैं, वो सिद्ध कहानी बन नहीं पा रही है। जितनी भी फैब्रिकेशन, देखिए मेरी एक मानना है, अगर सच्चाई थी तो वो पहले दिन ही आती है, ठीक है। अभी किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उनके परिवार की कोई लड़की जो 2-4 दिन बाद आके किसी ने स्टेटमेंट दी थी, वो इतनी देर बाद क्यों आई। पहले तो आप ये बताइए साहब कि इमीडिएट वो आती कहाँ से, कोई उसको सुन कहाँ रहा है। दूसरी चीज़, वो तो फरार हो गए। जितना भी परिवार था डर के मारे इधर उधर भाग रहा था, तो वो बेचारी आती कहाँ से। और जब आई तब भी किसने उसका सच माना। कहाँ है क्रॉस FIR, कौन उसकी कंप्लेंट ले रहा है, कोई भी नहीं ले रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जब DCP साहब खुद कह रहे हैं कि 5 लोगों का इनके सर खुला हुआ है, 2 लोगों के उनका खुला है, 7 लोगों का सर खुला, तो साहब क्रॉस FIR होती है ना। तो क्रॉस FIR आज तक इस केस में नहीं होना इटसेल्फ प्रूव कि ये सारी चीज़ बायस है, ये सारी चीज़ एक तरफा चल रही है। पुलिस प्रशासन सब मिले हुए हैं और सब मिल करके सिर्फ एक फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं। वो अगर मुसलमान ना होते, कोई यादव होते या शर्मा जी होते, तो डेफिनेटली ये केस का रूप ही अलग होता, वो कहानी ही अलग होती। और वो आप देख ही रहे हो पालम वाले केस में, कोई उसका जिक्र नहीं कर रहा है, कोई मीडिया चैनल उसको नहीं चला रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि उसमें रस नहीं आ रहा है। वहाँ मुसलमान नहीं है ना भाई, तो हिंदू मुसलमान कैसे करेंगे। तो मुस्लिम को टारगेट करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और क्योंकि सामने पूरा परिवार है, उनके सारे घरों को लॉक कर दिया गया है, एक आदमी उनके परिवार का वहाँ नहीं है। MCD ज़बरदस्ती हर मकान पे नोटिस चिपका के जा रही है। तो ये सब बायस एक वो है। अगर इनका छज्जा बड़ा हुआ था तो तरुण का भी तो बड़ा हुआ है। अगर MCD को तोड़ने के लिए कोई नोटिस नहीं चाहिए, कोई किसी का कुछ नहीं चाहिए, जो मैंने देखा था मीडिया में, आप लोगों ने ही बयान दिखाया था कि MCD को कुछ नहीं चाहिए होता इलीगल तोड़ने के लिए, तो फिर तरुण का क्यों नहीं तोड़ के गई? फिर सिर्फ मुस्लिम का ही क्यों तोड़ा? किसी हिंदू का भी तोड़ के दिखा देते, चाहे दिखावे के लिए एक आधा किसी मकान को कर जाते, तो कम से कम ये क्वेश्चन तो ना उठता कि भाई बुलडोजर की आंख है और वो सिर्फ मुसलमान देख के ही चलता है, हिंदू देख के नहीं चलता है। तो वो चीज़ तो ख़त्म होती, पर वो चीज़ नहीं हो रही हैं। और ये इटसेल्फ प्रूव करती है कि यहाँ पे सारी कहानी जो है वो फैब्रिकेट हुई है और फैब्रिकेट हो रही है, आगे भी हो रही है। तो सर आप इस केस को संभाल रहे हैं, तो अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, जो ऑफिशियली जो लोग तिहाड़ पहुँच चुके हैं उसमें 11 मेल हैं, 3 फीमेल्स हैं और 2 जुवेनाइल हैं, यानी कुल मिला के टोटल 16 डिजिट्स हैं जो अभी तक ऑन रिकॉर्ड हैं। और इलीगली कितने डिटेन हैं, कहाँ हैं, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना पुलिस ने अभी तक डिस्क्लोज़ किया। क्योंकि मैंने पीछे आपने एक देखा होगा इंटरव्यू, बाबू खान, जिनको 80 साल के बुजुर्ग हैं, 8 दिन तक इलीगली डिटेन रखा पुलिस ने। और 8 दिन के बाद उनकी जब स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ गई तो उनको छोड़ के गए। उसके बाद भी पुलिस वाले उनको 2-3 बार धमकी दे के गए। जब उनका वीडियो चैनल पे आ गया कि आप वीडियो में कोई बयान नहीं देंगे, घर से नहीं जाएंगे, वकील की बात नहीं सुनेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, तो भाई वो इलीगल डिटेंशन उनकी अभी भी कायम है। तो उस ढंग से और भी लोग होंगे जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, दोनों पक्षों को लेके, जो मुस्लिम फैमिली है वो और जो तरुण की फैमिली है वो? जितनी जानकारी आपको है, आपको क्या लगता है कि आगे जो भी कोर्ट फैसला सुनाएगी वो किसके हित में जाएगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।